हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 300 में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक लिख चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने सिक्योर करना चाहते हो अपने लाइफ़ को, अपने जॉब को, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिए आंसर देने का। ऐसा करने से आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर याद भी हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, सूचना के कूट लेखन, भंडारण एवं पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है? मतलब क्या है क्वेश्चन का? जो आप सूचना को इनकोडिंग करते हो, स्टोरेज करते हो, तो उसे आप कहाँ पर स्टोरेज करते हो पुनः प्राप्ति के लिए? जैसे कि हम जो है अभी कंप्यूटर में हम अपने फाइल को किसी को सेव कर देते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो उस कंप्यूटर से फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। लेकिन इंसान जो है खुद को अपना स्टोरेज, अपना एन्कोडिंग कहाँ पर सेव करता है? तो हम सब कुछ सेव करते हैं अपने मेमोरी में, जहाँ पर हम उसे एन्कोड कर सकते हैं, वहाँ पर उसे स्टोरेज कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान के लिए ज़रूरत है, जिसे फुलफ़िल कर सकता है साइकोलॉजिकल नीड। हर इंसान का एक साइकोलॉजिकल नीड होता है, जिसमें आपका रोटी, कपड़ा और मकान संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। सेल्फ एस्टीम नीड जो है आत्म-सम्मान की आवश्यकता, आपके सोशल जो समाज है, उनसे आपको आत्म-सम्मान चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बात की जा रही है रोटी, कपड़ा जो डेली नीड बेसिस है, जो आपका साइकोलॉजिकल नीड है उसकी बात की जा रही है। इसलिए इसका राइट आंसर हम ऑप्शन सी के जाएँगे। सेफ्टी नीड में क्या आएगा? सेफ्टी नीड में जैसे कि आपका पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रशासन हो गया, ये सब आपके सेफ्टी नीड के अंदर आता है। आत्म यथार्थीकरण आवश्यकता जैसे स्कूल आपकी आवश्यकता है, आपकी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, ये सब आपके सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड के अंदर आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप सी टिक आउट कीजिएगा। कोई भी ऑप्शन आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव के लिए एक पूर्ण वर्णन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है? पहला ऑप्शन है मोटिव, प्रोत्साहन, आवश्यकताएँ या ऑप्शन डी है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंसेंटिव। आपको पता होगा जो इंसान जॉब कर रहा है उसको इंसेंटिव दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि वो आप उसको रिफोर्स किया जाता है। मतलब इंसेंटिव देकर उसको कुछ लालच देकर उससे और काम करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। यहाँ पर इंसेंटिव आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट लालच एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इंसेंटिव जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। जैसे इंसेंटिव देकर इंसान को मोटिवेट किया जाता है कि आप और काम करो और आपको इंसेंटिव दी जाएगी, आपको और ज़्यादा मतलब अचीवमेंट या अवार्ड या इंसेंटिव ये सब आपको दी जाएगी। इसलिए इंसेंटिव ड्राइव के लिए एक रिफोर्समेंट का काम करता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन-सा एक व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व के मुख्य संरचना प्रदान करता है? ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए, जैसा मैं करता हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज को रीड करता हूँ, सिर्फ़ एक लैंग्वेज को रीड करके मैं आंसर नहीं टिक आउट करता हूँ। क्योंकि आपको पता है जो भी आप एग्ज़ाम देने चाहते हो उसमें जो मेन लैंग्वेज होता है वो आपका इंग्लिश होता है। इंग्लिश से हिंदी में किसी भी भाषा में इंग्लिश से ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए इंग्लिश को मेन लैंग्वेज काउंट हम करते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे ट्रांसलेट करने पे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसने आपने कभी नाम भी ना सुना हो। इसलिए हिंदी में सिर्फ़ क्वेश्चन को रीड करके आंसर टिक आउट मत करना, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कि की स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर को इंडिविजुअल उसे अलग प्रदान कैसे करता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए होगा लर्निंग अधिगम। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अधिगम हम सभी को हम बनाता है, अर्थात बिना अधिगम के जो आप हैं नहीं हो सकते थे। क्योंकि आपको पता है अगर आप कुछ नया नहीं सीखते हो, लर्निंग नहीं करोगे तो आप समाज में नहीं रह पाओगे। आपके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफ़ाई होते रहता है। समाज से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक आप लर्निंग करते रहोगे। जैसे आपका जन्म होता है तब से आपका लर्निंग आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है और जब तक चलते रहेगा जब आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए टिक आउट कीजिएगा। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस सेट में जो आप नोट्स लोगे उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को आप पढ़ कर काफ़ी आसान से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि सर अभी जस्ट मैंने स्टेट का तैयारी करना स्टार्ट किया, मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं कैसे रेडी करूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि अभी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप सिर्फ़ स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अभी से भी आप जितना मैं गाइड कर दूँ, अगर आप उतना कर लेते हो, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना स्टेट फॉर क्वालीफ़ाई कर सकते हो। लेकिन बीपीएससी क्वालीफ़ाई करने के लिए अगर अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू हाई होता है। बिना आपको पढ़े, बिना कंसेप्ट क्लियर किए, आपके लिए आसान नहीं होगा पेपर क्लियर करना। इसलिए अगर अभी तक आपने स्टार्ट स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी से लेकर स्टार्ट हो जाइए। डेली आप 5 से 7 घंटे अपने आप को दीजिए। हर एक डिटेल में टॉपिक को सर्च कीजिए, आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी जाकर आप पेपर क्वालीफाई कर पाओगे। और बिल्कुल भी अभी से आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं है किसी के पास। अगर सीरियस हो जॉब लेने के लिए बिहार में, तो अभी से स्टार्ट हो जाओ, अपने मेहनत करो अपने आप पर। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन-सा तत्व पावलोव के प्राचीन अनुबंधन अधिगम से असहज उद्दीपक है? आपको पता होगा पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पर लिखा भी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल। आपको पता होगा जो स्टिमुलस था वो आपका बेल था, घंटा, ठीक है? घंटा को देखकर जैसे बजता था कुत्ते के मुँह में लार टपक आती थी। तो इसमें जो बेल है, ये एक असहज उद्दीपक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। डंडा का कोई यूज़ नहीं था, वाटर का कोई यूज़ नहीं था, कलम का यूज़ कोई नहीं था। अगर आपने सीटेट में या फिर बीएड या फिर आपने किसी भी साइकोलॉजी या आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपने पढ़ा होगा पलाव क्लासिकल कंडीशनिंग तो आपको पता होगा कि पलाव कंडीशनिंग थ्योरी में एक बिल था, एक कुत्ता था जिसको हड्डी को देखकर या किसी चीज़ को देखकर उसके अंदर मुँह में लार टपकने लगता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आर्ट्स ऑफ टीचिंग का डेली आपका क्लास चलता है शाम 6 बजे, तो क्लास ज़रूर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं आर्ट्स ऑफ टीचिंग का। 2023 से लेकर 2020 तक टोटल 30 बार आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग का पेपर हुआ था एग्ज़ाम, जो अभी तक हमने 22 से 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें आपका क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, टूलिंग के अनुसार स्मृति के 3 अव्यवस्थाएँ कौन-कौन सी है? मैंने इसके बारे में काफ़ी पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। टूलिंग के 3 सिस्टम मेमोरी के मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, कौन-कौन से हैं। तो पहला आपका प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सेमांटिक मेमोरी एंड थर्ड जो है आपका एपिसोडिक मेमोरी होती है। ये तीनों का 3 मेमोरी आप इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। एटकिंसन सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का प्रकार्य क्या है? पहला ऑप्शन है सफलता का उद्देश्य, कार्य की सफलता की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्य, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरक मूल्य या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है। तो मैंने कई बार भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपका एन्कोडिंग होता है, उसके बाद आपको स्टोर किया जाता है और फिर से उसे रिट्रीवल किया जाता है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, उसमें किसी फ़ाइल को आप उसे क्या करते हो, पहले बनाते हो, फिर उसको स्टोर करते हो, फिर उसे हम
अगर दोबारा उस फ़ाइल का काम पड़ती है तो उसे हम रीडेबल करते हैं, मतलब उसे पुनः प्राप्त करते हैं ओपन करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, परीक्षण और आदत को अन्य परिस्थिति में स्थानांतर करना, स्थानांतर के संदर्भित करता है, ये किसने कहा था? मतलब ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है आपके साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए। इस स्टेटमेंट को ज़रूर याद रखना। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? तो ये स्टेटमेंट आपके सोरेसन द्वारा दी गई थी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। स्किनर ने रिफोर्समेंट थ्योरी दी थी। वाटसन ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था और सोर्समैन्स का ये आपका एक स्टेटमेंट था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके साइकोलॉजी में। तो इस स्टेटमेंट आप इसे याद रखिएगा। द फ़िल्टर थ्योरी, द फ़िल्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया आपको ये बताना है। काफ़ी फ़ेमस थ्योरी है, इसे याद रखना, इससे भी वे क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हो। स्पेशली बीपीएससी वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। द फ़िल्टर थ्योरी आपके ब्राउन बेंड द्वारा दी गई थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक कर्मचारी वेतन के बजाय सम्मान को महत्व देता है, उसमें कौन-सा प्रेरक प्रबल है? किसी के लिए जो आत्मसम्मान है, रिस्पेक्ट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सैलरी के कंपेयर में। लेकिन आज के दौर में सैलरी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आत्मसम्मान गया भार में, लेकिन सैलरी मिलना चाहिए क्योंकि सैलरी आज के टाइम पे जैसा युग चल रहा है, उसके हिसाब से आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, चाहे आपकी आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए। आत्मसम्मान का आजकल कोई वैल्यू नहीं रह गया है, तो पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई कुछ भी बोले। पैसा अगर आपके पास है, तो आपका इज़्ज़त खुद होगा, अगर आप पे पैसा नहीं है, तो कितना भी इज़्ज़त कमा लो, आपको इज़्ज़त कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो एक कैसा एक मोटिवेशन है, तो आप याद रखना, इसे इंस्टिंक्ट मोटिवेशन कहते हैं, मतलब अंदर की आवाज़। बाहर की आवाज़ तो ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहर के लोग तो पैसा में डिमांड करते हैं। ऐसा डिमांड आपके अंदर से ही हो सकता है। अंदर का यदि बात मानोगे, कभी भी लाइफ़ में सक्सेस नहीं पाओगे क्योंकि अंदर की बात कभी-कभी सक्सेस होती है। ये मेरा खुद का सोचना है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है? जब भी दिल की बात, मन की बात मानोगे, हमेशा पछताओगे। इसीलिए दिमाग लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम बिना दिमाग के आप लाइफ़ में अचीव कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण प्राप्तांक व्यवहार एवं व्यक्तिगत उपलब्धि आदि कसौटियों के प्रति अनुरूपता की खोज करके इस विशेषता का आकलन किया जाता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, सटीकता, स्थायिकता या ऑप्शन डी है वैधता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैलिडिटी, ऑप्शन डी। सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें आपके जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य टू विशिष्ट के बारे में बताया था और इसमें आपसे पूछा गया सामान्य कारक। सामान्य कारक पूछ ले या विशिष्ट कारक सिद्धांत पूछ ले, दोनों का आंसर चार्ल्स स्पीयरमैन होगा। याद रख लेना, टू फैक्टर थ्योरी पूछ ले तो आंसर होगा चार्ल्स स्पीयरमैन। चाहे जनरल फैक्टर थ्योरी पूछ ले या स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी पूछ ले, तीनों का आंसर आपका कॉल्स चार्ल्स स्पीयरमैन होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने सूचना प्रक्रिया घटकों में उपघटकों में विभेदीकरण किया था? पहला ऑप्शन है बी ने, एस्टेनबर्ग, ब्रूनर या ऑप्शन डी है पियाजे। ये महान काम आपके एस्टेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जन समूह में बुद्धि के मापन से एक घंटी की आकृति का विवरण का उत्सर्जन होता है, इसे आप क्या कहोगे? इसे हम नॉर्मल कर्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक किया करो यार। इतना मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए, डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का काम करता है। मुझे काफ़ी खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। कोई भी डाउट हो आपको एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, सिर्फ़ एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कैसे तैयारी करें, क्या करूँ जो फर्स्ट पेपर क्वालीफाई कर पाऊँ?
कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की जाएगी। क्योंकि मैंने खुद पेपर क्वालीफाई करा तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँ। आपका पेपर क्वालीफाई हो बस मेरा यही मकसद है। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बस मुझे आपसे एक लाइक और शेयर चाहिए और बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप मेरे से जितना हो पाएगा, मैं आप लोग के लिए करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले प्रतिकार एवं क्रिया के समग्र तरीकों को क्या कहते हैं? The sum total of ways in which an individual react to and interact with other is known as। तो इसे हम कहते हैं पर्सनालिटी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निरीक्षण की तथ्यात्मक परिशुद्धता क्या दर्शाती है? क्या वो वैधता दर्शाती है, विश्वसनीयता दर्शाती है, निश्चितता या ऑप्शन डी है यथार्थता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैलिडिटी। ऐसे क्वेश्चन जिस ऑप्शन में वैलिडिटी दे दे, आपने देखा होगा मैक्सिमम केसेस में इसका राइट आंसर ऑप्शन वैलिडिटी ही होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आए, जब अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो और ऑप्शन में आपका वैलिडिटी दिया हो, तो ऑप्शन ए को आप टिक आउट करना, वैलिडिटी की तरफ आप जाना, आपका आंसर मैक्सिमम चांस होगा सही होने का। क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्लेषण कौन से परीक्षण में कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया जाता है? स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 पर्सनालिटी फैक्टर। मैंने ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी वीडियो में इसे कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी साइकोलॉजी पेपर 11 और 12 का वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो इस खत्म होने के बाद उसे ज़रूर चेकआउट करना। 11-12 का वीडियो अगर आप देख ले तो सोचो आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और याद रखना किसने दिया था? कैटल ने दिया था। कैटल ने 16 कारक 16 पीएफ का सिद्धांत दिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, संतुलन पुनर्स्थापन की आवश्यकता के कारण जीव प्रणाली क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं। ये निश्चित वाक्य क्या उदाहरित करती है? ये होता है बायोलॉजिकल ड्राइव इंग्रेज बिहेवियर, जिसे आप हिंदी में जैविक ड्राइव व्यवहार की शक्ति देती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में इस प्रकार की विकृति का वर्णन है जो अत्यधिक आधिकारिक सुपर ईगो का परिणाम है। तो आपको पता होगा सुपर ईगो, ईगो, इस सब के बारे में कौन बात करता है? तो आपके सिगमंड फ्रॉइड मन के 3 प्रकार में बाँटा था, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है? ये सब आपने डिवाइड किया था मनो सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसे आप हिंदी में चेतन, अचेतन और अग्रचेतन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा डिप्रेशन, ऑप्शन डी। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 96 है, इस भय इस प्रकार के विकार का प्रमुख लक्षण है। जो भय होता है एक डिसऑर्डर माना जाता है जो कि आपके लिए एक एंजाइटी डिसऑर्डर का काम करता है। ऑप्शन सी। सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कौन समूह डैश का प्रतिनिधित्व करता है? क्या एफिशिएंसी करता है, लॉयल्टी का करता है, कल्चरल इंटरेस्ट या ऑप्शन डी है कोल्ड वर्ल्ड? आपको फिर से याद दिला दूँ, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है, साइकोलॉजी का पूछा हुआ सवाल है आपके एग्ज़ाम का। सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने अगर बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल देखा होगा, बिल्कुल आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस बार उम्मीद है कि स्टेट का क्वेश्चन का लेवल भी इस बार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम से कम 6 लाख ने स्टेट का फॉर्म भरा हुआ है, जो काफ़ी एक अभी तक का बिहार का रिकॉर्ड बोल सकते हो। इतना फॉर्म इससे पहले कभी भी फिल नहीं किया गया था। तो इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा हार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सीटें कम हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, ठीक है? मैंने हर क्वेश्चन कराया हुआ है, ईज़ी से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक सब कुछ मैंने कराया हुआ है। तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे तरफ से जितना हो सकता है, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आपका टाइम, मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा कोल्ड वर्ल्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, परीक्षण प्रशासन में 100 परिपूरित
भविष्यकथन का प्रभाव क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, परीक्षा के प्रत्याशाएँ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन का आंसर कैसे याद होगा आपको? क्वेश्चन का आंसर तब याद होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। सोचोगे रट्टा मार लो, रट्टा मारोगे, 2 से 3 दिन बाद आप उसे भूल जाओगे। डेली प्रैक्टिस करो, रट्टा मारना ही है। एक दिन अगर 1 सेट का प्रैक्टिस रट्टा मार लिया, फिर 2 दिन बाद फिर से उसे प्रैक्टिस करो। फिर से उसे बनाने की कोशिश करो कि इसका आंसर आप कितना सही कर पा रहे हो। तब जाकर आप पूरा आंसर याद कर पाओगे। मुझे आंसर याद कैसे रहता है? क्योंकि मैंने इतना बार इसे देख चुका हूँ, इतनी बार मैंने इसे रट्टा मारा है कि मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक याद आ जाता है। क्वेश्चन देखते ही मुझे आंसर याद आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप किया करो। जब आंसर टाइप करते हो, आपका ध्यान सिर्फ़ वीडियो पे रहता है, क्वेश्चन पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, आवेदनों का आकलन करने के लिए एक पद्धति मनोविज्ञान की सहायता लेती है। पहला ऑप्शन है नैदानिक, भारित, परीक्षण या ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा क्लिनिकल। क्वेश्चन नंबर 100, चयन की इस प्रक्रिया में समान स्तर के क्रमिक रोजगार परीक्षण एवं साक्षात्कार डैश करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, प्रतिबल बीमारी संबंध को निम्नांकित के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीके से क्या समझाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परिवर्त्य, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्त्य, वातावरणीय या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को मैं ज़ूम आउट करता हूँ। क्रमिक के खंडित कार्य उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयुक्तता के कारण ये कथन किस प्रतिमान का अवलोकन देता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी होगा, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मैन इन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मैंने पहले भी आपको बताया ब्रूम। ब्रूम ने आपके एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इस सिद्धांत में व्यक्ति एक निश्चित तरीके से व्यवहार करता है क्योंकि वो कुछ व्यवहारों का चयन करता है जिसमें उन्हें सफलता मिल सकती है। इस तरह वो अभिप्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। अगला क्वेश्चन है, ये परीक्षण एक औजार है जो श्वास क्रिया, रक्त दबाव एवं नाड़ी में होने वाले परिवर्तन को प्रमाणित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा इंक वॉल्ट परीक्षण। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कि निर्देशन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कहाँ पर होता है? वेयर डिप्लोमा कोर्स फॉर गाइडेंस इज रन। ये कोर्स आपके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद में होता है जिसे आप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने का रीज़न भी है आप लोग को इतना मेहनत किया जा रहा है, फालतू फ्री में आपसे लाइक नहीं माँग रहा। अगर आप एक लाइक करते हो तो उम्मीद करो आपके लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, इतना कुछ बेटर आपके लिए ला सकता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ आपको 300 जो आपके पॉकेट मनी डेली केक, बर्गर, पिज़्ज़ा से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, सिर्फ़ 300 लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।